Yes. Now the next topic is examples of anthropogenic selection. एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शंस वो सिलेक्शन होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती है। हमारे थ्रू कोई भी एक्टिविटी जो हमने करी है उससे नेचर में जब भी ये प्रोसेस चला है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज इन्वॉल्व। किसकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? ह्यूमन बीइंग की। ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व। इसमें हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। दैट एग्जांपल इज डीडीटी रेजिस्टेंट। आप जानते होंगे डीडीटी बैन हो चुका है। डीडीटी अब नेचर के अंदर हम यूज नहीं कर सकते इसको, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की अगर आप उसको यूज करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज में इसके ऊपर पहले ही बैन लग चुका है और इंडिया में भी काफी टाइम हो चुका है इसको बैन लग चुका है इसका। यस, तो आप देखो ये क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी जब 1945 के बाद में, ठीक है ना, आपने जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे जो था, इंडिपेंडेंस डे 47 के करीब अपना इंडिपेंडेंस ईयर आता है, तो 47 के बाद में इसका यूज जो है वो इंक्रीज हुआ। इन use increases in later 1945। अब उस समय पेस्ट, इंसेक्ट, मॉस्किटोज नेचर के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है पाए जाते थे। उस समय इसका यूज स्टार्ट हुआ इसका 1945 के बाद में। जब हमने इसको यूज करना शुरू करा डीडीटी को, तो काफी अच्छी इफेक्ट जो है हमें इसके मिले। तो ये किसके अगेंस्ट यूज करा गया था शुरुआत में अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड स्पेशली मॉस्किटो, लाइस, ओके, पेस्ट एंड अदर इंसेक्ट्स। जब हमने इसको यूज करा तो हमें काफी अच्छे इफेक्ट देखने को मिले। 2-3 इयर्स तक तो आप ये सोचिए कि डीडीटी एक बूंद की तरह इंडिया के अंदर आया कि यूज डीडीटी और आप सारे माइक्रोब, सारे मॉस्किटो खत्म होना शुरू हो गए। लेकिन बहुत ही जल्दी 2-3 साल बाद में ही, आफ्टर 2 to 3 इयर्स, क्या हुआ, जो जितने भी मॉस्किटोज थे, माइक्रोब्स थे, वो जो एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद में, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, आप इसको मॉस्किटो मान लो, ये 4 मॉस्किटो हैं। इन 4 मॉस्किटो के ऊपर क्या यूज कराया? डीडीटी। अब ये चारों मॉस्किटो की एक्टिविटी देखो आप, ये चारों मॉस्किटो हैं, इन चारों मॉस्किटो के अंदर ये मॉस्किटो की क्या हो गई? डेथ, बिकॉज डीडीटी क्या हो गया, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज हुआ। इसकी भी क्या हो गई? डेथ, और इसकी भी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे आफ्टर यूज ऑफ डीडीटी। अब आपके पास में ये इकलौता मॉस्किटो बचा है, ठीक है। ये मॉस्किटो क्यों बचा, किस लिए बचा भाई? ये इसलिए बचा क्योंकि इसके पास में रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थी। किसके अगेंस्ट में? डीडीटी के अगेंस्ट में थी तो सभी के अंदर, क्योंकि सबका जीनोटाइप तो एक ही था, एक ही से आए थे। लेकिन इसके पास में ये पावर थी कि इसने अपने आप को बचा लिया, किससे? डीडीटी से, और इजीली क्या कर पाया? सरवाइव कर पाया। अब आगे जो है इसकी प्रोजेनी क्या हुई? इंक्रीज हुई। थोड़ा टाइम लगा, ठीक है ना, टाइम लगा इसको। आप कह सकते हो कि 3-4 साल और लगेंगे जब इसने अपनी प्रोजेनी को क्या कर दिया? इंक्रीज। अब ये जो रेजिस्टेंट मॉस्किटो हैं, कौन से वाले? डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, अब इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इनके पास कौन सी जीन्स हैं? डीडीटी के अगेंस्ट में जो है जीन्स हैं। अब आप डीडीटी डालिए इनके ऊपर, ये भी इसकी पॉपुलेशन, इसमें 4 में से एक बचा था, उसने क्या कर दिया? क्योंकि आपको मालूम ही है पॉपुलेशन रेट तो हमेशा, डार्विन ने भी क्या कहा है कि ह्यूमन बीइंग और जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके अंदर हाई बायोटिक पोटेंशियल होता है, तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। जो ये एक इकलौता बच्चा था, उसने आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अपनी पॉपुलेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज। नेचर ने इसको क्या कर लिया? सेलेक्ट।
नेचर सेलेक्ट अबव मॉस्किटो। अब नेचर जब इसको सिलेक्ट कर चुकी है, ये क्या करेंगे, आगे फुल फ्लैज क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब आप डीडीटी यूज करो, अब आप मॉस्किटो के लिए ऑल आउट यूज करो, अब आप मॉस्किटो के लिए चाहे क्या करें, गुड नाइट यूज करो या मॉर्टिन यूज करो। आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लेके आओगे, कुछ टाइम तक वो उसके ऊपर इफेक्टिव रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि नेचर सिर्फ उन प्रोजेनीज को सिलेक्ट करेगा जिनके पास में रेजिस्टेंट जीन है, और वो आगे ग्रोथ करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, और विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन ईयर और 2, ये क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, ट्रू न्यू रेजिस्टेंट वैरायटी के अंदर, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है यहाँ पर जो शो करा गया है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। किस तरह से वर्क करेगा इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं, ये आपने ग्राफ लिया, ठीक है ना, यहां पर आपने लिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर व्हाट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में यहां पर क्या है, वैरायटी या पॉसिबिलिटीज जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सी वैरायटी थी, वो वैरायटी जिसके अंदर मॉस्किटो के पास में क्या है, रेजिस्टेंट जीन नहीं है, और मॉस्किटो क्या कर रहे हैं, फुल फ्लैज ग्रोथ कर रहे हैं। ये लो, फुल फ्लैज ग्रोथ करी, इनका ग्राफ क्या हो गया, शूटर। दूसरे वो मॉस्किटोस हैं जिनके पास में कैसे है, ये डीडीटी नॉन रेजिस्टेंट। कैसे बैक्टीरिया है ये, कैसे मॉस्किटो है, नॉन रेजिस्टेंट। अब आप देखिए दूसरी पॉपुलेशन को देखिए आप, ये डीडीटी क्या है, रेजिस्टेंट, इसका पॉपुलेशन बहुत थोड़ा सा है। अब ये थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है, कैसा ग्राफ बनेगा इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये, लेकिन अब सिनारियो चेंज हो चुका है। इस पॉपुलेशन को अगर आपने नेम ए दिया है और उसको पॉपुलेशन को नाम दिया है बी, अब बी की पॉपुलेशन देखिए जिसके अंदर डीडीटी रेजिस्टेंट जीन थी, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, शूट अप हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर डीडीटी का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब इसकी पॉपुलेशन और देखिए ए की, ये जिसको आपने ए नाम दिया था, दैट इज हैविंग नॉन रेजिस्टेंट डीडीटी जीन्स। अब इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज, और हो सकता है थोड़े समय बाद खत्म भी हो जाए। अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ क्या हुआ, ये ग्राफ शिफ्ट हो गया एक पर्टिकुलर आगे एक डायरेक्शन के अंदर। इसी शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। नेचर ने सेलेक्ट करा किसको, डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी को। ये शो करता है कि इवोल्यूशन किसमें होता है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में। तो नेचुरल सिलेक्शन टुक प्लेस इन a small period of time। तो दो चीजें क्लियर हुई, ये आर्टिफिशियल है, किसका एग्जांपल है, एंथ्रोपोजेनिक का। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है, उसने डीडीटी यूज करा है, और डीडीटी यूज करने के बाद में आपने एक पॉपुलेशन को इंक्रीज करा है और डिक्रीज करा है। तो जो इंक्रीज हुई है उसके पास में हाई बायोटिक पोटेंशियल है, उसके बाद में हाई ग्रोथ कैपेसिटी है, और ये शो कर रही है डायरेक्शनल सिलेक्शन। और दूसरा क्या शो कर रही है कि नेचुरल सिलेक्शन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में आसानी से हो सकता है। यस, सेकेंड एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। ये जो लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक है, दैट इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज जोशुआ Lederberg and Esther Lederberg। इन दोनों साइंटिस्ट ने प्लेटिंग टेक्निक को जो है डिस्कवर करा था। इन्होंने क्या करा, ई कोलाई, इश्चर्चिया कोलाई आप जानते होंगे, आपके कोलोन वाले पोर्शन के अंदर जो है ये रहता है।
और वहां पर कल्चर करके हमारी बॉडी का बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो विटामिन के का भी सिंथेसिस करता है। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इसका इन्होंने क्या करा, कल्चर करा किसके अंदर, पेट्री डिश के अंदर, और एक मास्टर प्लेट जो है इन्होंने फॉर्म करी। मास्टर प्लेट के अंदर इन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज बनाई, किसकी, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये डिफरेंट कॉलोनीज हैं, दैट इज ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये चेक करना था कि इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर है या नहीं है। उस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया लेडरबर्ग के थ्रू। अब रेप्लिका प्लेटिंग जो थी, मास्टर प्लेट, दिस वन इज व्हाट, मास्टर प्लेट। अब इस मास्टर प्लेट का रेप्लिका हूबहू ऐसा का ऐसा लेडरबर्ग ने किसके ऊपर लिया, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक वुडन ब्लॉक, क्या लिया, दैट इज वुडन ब्लॉक। अब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, वेलवेट का एक क्लोथ जो होता है, उस वेलवेट के क्लोथ से जो है इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये पूरा का पूरा क्या है, वेलवेट क्लोथ जो होता है, और वुडन ब्लॉक ले लिया। इसको एज सच उन्होंने बहुत जेंटल सा प्रेस करा, किसके ऊपर, मास्टर प्लेट पर। तो ये मास्टर प्लेट पर वुडन ब्लॉक को हल्का सा एक जेंटल प्रेशर दिया, तो पूरा का पूरा, जैसे ये वुडन ब्लॉक लिया है, इसके बाद में इस वुडन ब्लॉक को क्या करा दिया, एक जेंटल प्रेशर के थ्रू हल्का सा जो है इसके ऊपर सेम ये जो कॉलोनी है मास्टर प्लेट की, उसके ऊपर आ गई, किसके ऊपर, वेलवेट के ऊपर। तो ये वेलवेट को जेंटल प्रेशर किसके ऊपर दिया गया, मास्टर प्लेट पे, और आपको क्या मिला, इस तरह का वुडन ब्लॉक वापस मिल जाएगा आपको। ये रहा वेलवेट, और इसके ऊपर सेम मास्टर प्लेट की रेप्लिका, सेम जैसे यहां पर कॉलोनी का अरेंजमेंट रहेगा, सेम वैसे ही कॉलोनी का अरेंजमेंट आपको कहां मिल गया, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी क्या मिली आपको, 6 कॉलोनी एज सच, सेम वही, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेप्लिका। ये आपने क्या ले लिया, रेप्लिका हूबहू एज सच, किस पे ले लिया, एक वुडन ब्लॉक के ऊपर। अब ये जो वुडन ब्लॉक था जिसके ऊपर रेप्लिका था, इसको लेडरबर्ग ने क्या करा, 2 प्लेट ली पेट्री डिशेस, और उन पेट्री डिशेस के ऊपर अगार मीडियम प्रोवाइड करा। क्या मीडियम प्रोवाइड करा, अगार। अगार आपको मालूम है एल्गी का नाम है, और एल्गी जो है काफी जो क्या कहते हैं, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जो है इसको बायोटेक के अंदर यूज एज ए कल्चर की तरह, मीडियम की तरह लेते हैं। इसको लिया, और ये रही 2 पेट्री डिशेस ली, दोनों के अंदर क्या है, अगार। अब इन दोनों पेट्री डिश के अंदर इन्होंने क्या करा, एक को तो रखा नॉर्मल, और एक के अंदर जो है एक एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस करा दिया, दैट इज एम्फिसिलिन एंटीबॉडी। ओके, एक प्लेट के अंदर उन्होंने एम्फिसिलिन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और दूसरी प्लेट क्या रखी, नॉर्मल। अब इस रेप्लिका को, ये जो रेप्लिका था, इसका इंट्रोडक्शन कराया गया इस पेट्री डिश के ऊपर, और फिर उसका इंट्रोडक्शन कराया गया इस पेट्री डिश पर। समझ रहे हैं आप, रेप्लिका लिया और उसको प्रेस, जैसे इस पे जेंटल प्रेशर करके इसका रेप्लिका बनाया था, इसको लिया, लेने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर दिया नॉर्मल पेट्री डिश पे, फिर इसको हल्का सा प्रेस कर दिया किसके ऊपर, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पेट्री डिश, ठीक है। अब ये रेप्लिका इसके अंदर भी है, ये रेप्लिका इसके अंदर भी, ठीक है। होगा क्या, इस रेप्लिका को जब आप देखोगे, सपोज करो हम इसके ऊपर जूम करके माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपने जूम करके माइक्रोस्कोप लगाया, आपको सेम कॉलोनी का अरेंजमेंट जो यहाँ पर था, वही कॉलोनी का अरेंजमेंट आपको मिल गया। ई कोलाई जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब दूसरे के अंदर आप देखिए, जिसके अंदर आपने क्या यूज करा है, एम्फिसिलिन एज अ एंटीबॉडी को आप यूज करते हो, वहां पर आपको सिर्फ 2 ही कॉलोनीज जो है वो मिलेंगी। बेटा इस तरफ ज्यादा ध्यान दें आप, ये देखिए आप, इस तरफ जो है इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, ये 6 कॉलोनीज थी, इसके अंदर आपको सिर्फ 3 ही कॉलोनी मिली, यानी बाकी 3 कहां गई, उनके पास में रेजिस्टेंट जीन नहीं थी अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इन तीनों कॉलोनी जो है इस्चरजिया कोलाई की,
दे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये शो करता है कि पहले से ही इनके पास में क्या प्रेजेंट है, प्री अडेप्टिव ये क्वालिटी प्रेजेंट थी। नेचर ने सिर्फ क्या करा है, सेलेक्ट। हम सब के अंदर क्या है, क्वालिटीज है, नेचर उसको क्या करता है, सेलेक्ट। जो बेस्ट वन होता है नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, और जो हार्मफुल है, जो बेनिफिशियल नहीं है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट। वही सेम कंडीशन इन दो पेट्री डिश के अंदर हुई है। इस पेट्री डिश के अंदर एनवायरनमेंट कैसा था, नॉर्मल एनवायरनमेंट था। ये 6 ई कोलाई की जो कॉलोनी थी वो इजीली इसमें क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। अब आपने पॉसिबिलिटी क्या कर दी है, चेंज। अब जैसे ही पॉसिबिलिटी इसके अंदर चेंज होगी, क्या हुआ, आपने इसके अंदर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया। एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डालते ही क्या होगा, सिर्फ 3 कॉलोनी बची, बाकी 3 कॉलोनी क्या हो गई, एलिमिनेट। नेचर ने सिर्फ सिलेक्शन करा है। जब पॉसिबिलिटी चेंज होती है, प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, नेचर अपना वर्कआउट करेगा और सिलेक्शन करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। बट ये जो नेचुरल सिलेक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ह्यूमन बीइंग के एंट्री करी जब उन्होंने पेट्री डिश के अंदर एंटीबायोटिक, यानी कि ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है, नेचर के अंदर अपने आप तो नहीं आया। तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। लेकिन जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोज करो ये आपका जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है और एम्फिसिलिन नॉन रेजिस्टेंट। तो शुरुआत के अंदर आपने देखा ये सारी की सारी कॉलोनीज जो थी वो इजीली क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी दूसरी कोई कॉलोनी नहीं थी। अब इसके अंदर जो ये नॉर्मल जीन्स जो थी वो प्रेजेंट है, और दूसरी वाली का तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, अभी तक आपने कोई रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं ली है। आपको एक तरह का सिलेक्शन, इस तरह का सिलेक्शन मिला। अब इसी में से ये जो थी दैट इज दिस व्हाट इज व्हाट, ई कोलाई कॉलोनी, जो कि क्या है, नॉर्मल। दूसरे के अंदर आप क्या देख रहे हो, सिर्फ 3 आई है, ठीक है। अब इसको हाथ इतना छोटा ना बना के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर 3, तो ये कौन सी है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जी, AMPR लिख देते हैं अपन। तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट केस के अंदर देखना आप इसको फर्दर ग्रो करोगे, इनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उनकी पॉपुलेशन तो ये हो गई, ये भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट ही है, लेकिन जो दूसरी थी नॉर्मल, इसमें ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो जीन नेचर ने एलिमिनेट कर दिया है, खत्म, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी और नेचर उसको क्या कर देगा, हार्मफुल वेरिएशन को खत्म कर देगा। नेचर सिर्फ बेनिफिशियल को ही क्या करेगा, सेलेक्ट। ग्राफ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट किसका एग्जांपल है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब आप एक चीज और देखिए, कभी भी म्यूटेशन या कभी भी कोई भी वेरिएशन अपने आप नहीं आता, वो पहले से क्या होता है, प्री फॉर्म्ड। तो जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं, जितने भी वेरिएशंस होते हैं नेचर में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्री फॉर्म्ड। अभी नहीं बना है, ये पहले से था। तो प्री फॉर्म्ड म्यूटेशंस और वेरिएशंस आर प्रेजेंट। इस चीज का ध्यान रखें कि कभी ऐसा नहीं है कि बाद में इनका फॉर्मेशन हो। नेचर ना तो किसी जीन का एलिमिनेशन पूरा अच्छी तरह से 0% पे करती है, हाँ अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो बात अलग है, वो रिसेसिव फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। लेकिन नेचर में से कोई भी जीन एक बार आने के बाद में ओमिट जो है नहीं होता, उसकी प्रेजेंस लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर चलती रहती है। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होगा, सिनेरियो चेंज होगा, कौन सी जीन कब एक्टिव हो जाए, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रीफॉर्म म्यूटेशंस और वेरिएशंस हमेशा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेचर सिर्फ एक काम करेगी, उसका सिलेक्शन का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन एज वेल एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके।